नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस की ओर से आपका 5वें दिन पुनः स्वागत है। सीटेट की तैयारी के लिए हिंदी की जानकारी पूरी आप तक पहुंचाने के लिए मैं डॉक्टर दीनदयाल आपके सामने हूं और आज फिर 10 प्रश्न लेकर हम आए हैं। मुझे आशा है कि आपको इन प्रश्नों से पूरी सहायता मिल रही होगी और आनंद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज पहला प्रश्न लेने जा रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है। ये संधि का प्रश्न है कि स्व प्लस इच्छा, इन दो शब्दों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो अगर आप संधि का नियम जानते हैं तो इसका सही उत्तर जान लेंगे। मैंने नहीं पूछा है कि कौन सी संधि है, ठीक है, लेकिन संधि किए बिना इसका आंसर सही से नहीं जान सकते। दूसरी दृष्टि से देखें तो ये वर्तनी दोष वाला प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इन चारों में जो विकल्प दिए हैं उसमें एक की वर्तनी शुद्ध है और बाकी की अशुद्ध है, यानी जिसकी शुद्ध होगी वही इसका उत्तर भी होगा। तो मैंने दो प्रश्नों को एक में ही समेटने की कोशिश की है, जिससे हम ये जान सकें कि ये बच्चा संधि और अशुद्धि शोधन के दोनों के रूपों को जानता है। तो आप देखेंगे ये लिखा है पहला जो सुइच्छा, ये विकल्प सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वर्तनी ही ठीक नहीं है। दूसरा वाला उसकी भी वर्तनी सही नहीं है और तीसरे की भी वर्तनी सही नहीं है। तो सही वर्तनी और उत्तर जो है हमारा स्वेच्छा है, ये वाला हमारा उत्तर है स्वेच्छा। और क्यों है तो हमें इसके संधि के नियम से एक बार इसको जान लेते हैं कि ये स्वेच्छा ही हमारा उत्तर क्यों है। तो आप जानते हैं ये स्व प्लस इच्छा दिया है, तो जो ये व है व में व प्लस अ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस ई है। अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। इसलिए जब ये ए व में जुड़ेगा तो ये बनेगा क्या, वे बनेगा वे, ठीक है। और वे व से पहले क्या लगा हुआ है, स, और ई को छोड़ दें तो बाकी बच गया आधा च और छा, तो आंसर क्या आया, स्वेच्छा। क्लियर हुआ? इसलिए हमारा यहाँ जो उत्तर था वो क्या था, स्वेच्छा था। इसमें गुण संधि थी जिसमें दो अलग अलग स्वरों के मेल से एक नया स्वर, एक नई ध्वनि बनती थी, ठीक है। तो वर्तनी भी आपको समझ में आई, शुद्ध कौन सी थी, और आपको लिंग का संधि का नियम भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलें दूसरे प्रश्न की ओर। घबराने की जरूरत नहीं है, गलती तो सबसे होगी, हमसे भी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, आप पक जाओगे, बहुत अच्छे से आंसर देने में दक्ष हो जाओगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। इसी आशा से ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। और दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, शब्द भंडार की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है कि कुम्हार का तत्सम रूप क्या होगा। जब ये बोला है तो इसका मतलब ये कुम्हार शब्द कैसा शब्द हुआ, कुम्हार शब्द हुआ हमारे लिए एक तद्भव, तभी तो उसका तत्सम पूछा गया है। और ये जो शब्द दिए हैं इन चारों पर नज़र डालें। पहला विकल्प है कुटज, दूसरा है कुटुज, तीसरा है कुतहार और चौथा है कुंभकार। तो इसका आंसर कैसे छांटना चाहिए, तो फिर देखें कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो आप देखेंगे कुतहार नाम का शब्द नहीं है, और कुटुज हमने पढ़ा है, एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पहाड़ पे लगे एक पेड़ की चर्चा है, लेकिन शब्द कुटज है कि कुटुज है, तो आप देखेंगे ये वर्तनी सही नहीं थी। तो या तो उत्तर हमारा कुटज से होगा या कुंभकार से होगा। कुटज एक पेड़ के लिए कहा गया है, लेकिन ये नहीं कि उसका अर्थ पेड़ ही है,
ठीक है, तो कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है? कुटज है क्या? नहीं, इसका सही उत्तर क्या है? कुंभकार। बड़े आराम से जान सकते हैं आप। कुंभ मतलब आप जानते हैं घड़ा, ठीक है, और कार मतलब करने वाला, यानी घड़ा बनाने वाला कौन होता है? कुंभकार। तो सही उत्तर क्या हुआ? कुम्हार जो बना है बेसिकली कुंभ के लिए ही बना है। चाहे आज कुम्हार दिए बनाता हो, सुराही बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, लेकिन वो कुंभकार के रूप में जाना जाता था, घड़ा बनाने वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, ये भी शब्दावली पर आधारित है, पर्यायवाची शब्द की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेगेटिव फॉर्म वाले वर्ड्स को जरूर ध्यान देना होता है। नहीं है का मतलब बाकी होने चाहिए। तो विकल्प देखें, कमला, विमला, चंचला, और ये सभी लक्ष्मी के पर्याय हैं। बताइए किस पर टिक लगाएंगे आप? बताइए। कमला तो लक्ष्मी को कहते हैं, ये हम जानते हैं। कमल पर जो विराजमान है, तो कमल पर विराजमान जिस देवी को आपने चित्र देखा होगा वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी चंचल होती है स्वभाव से, किसी के पास टिकती नहीं है, इसलिए उसे चंचला भी कहा जाता है। तो ये भी उत्तर है। विमला, विमल, स्वच्छ, उस आधार पर भी क्या लक्ष्मी को कहते हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा गलत। ये लक्ष्मी का पर्याय नहीं है, ये किसका पर्याय है? सरस्वती का पर्याय है। ठीक है, तो चौथा आंसर भी गलत हो गया, क्योंकि ये सभी तो नहीं है लक्ष्मी के पर्याय। कमला है, चंचला है, लेकिन सरस्वती के लिए प्रयोग होता है क्या? विमला। क्लियर हो गया? तो कई बार पेपर में हम भूल जाते हैं कमला किसे कहते हैं और विमला किसे कहते हैं। चलें अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा और हमारे पास दो ही प्रश्न रहते हैं सीटेट में, आप जानते हैं, एक व्याकरण और शिक्षण संबंधी। दोनों ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये आ रहा है आपके पास चौथा प्रश्न, और आप देखें इसे विलोम शब्द का है, ये भी शब्दावली वाला है। कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो उसमें जो सामान्य पहला पेपर आता है उसमें ये सारे शब्द आते हैं, शब्दावली पर आधारित ही आते हैं। और देखिए सामिश का विलोम शब्द क्या होगा, इसको भी कैसे जानना है? उसी तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया। तो आप जानते हैं कि सामिश शब्द यहां दिया है पहले वाले में, उसका विलोम बनाने के लिए अ लगा दिया। बहुत सारे शब्दों में हम अ लगाकर विलोम बना देते हैं, जैसे मर का अमर, ठीक है, खंड का अखंड, ऐसे बना देते हैं। तो क्या ये उत्तर ठीक हो गया विलोम इसका, असामिश? तो ये आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि विलोम करने के लिए अ ही एक हमारे पास उपसर्ग नहीं है, और बहुत सारे उपसर्ग हैं, लेकिन यहाँ अ नहीं आ रहा है। नामिश नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, आशीष एक शब्द है जो बिल्कुल उसका अर्थ ही क्या है? अलग है। सामिश का अर्थ क्या होता है? मांस खाने वाला। ठीक है, और आशीष का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। तो ये अर्थ ही अलग है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? निरामिष, ये इसका उत्तर है। निरामिष मतलब बिना मांस खाने वाला। ठीक है, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका मीनिंग ही पूछ लेता है, मांस खाने वाला, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो आपको केवल शब्द नहीं रटने, उनका अर्थ भी जानना है, और व्याकरण संबंधी जो जानकारी पूछी गई है वो भी बतानी है। चलें पांचवें प्रश्न की ओर। उससे पहले फिर मेरा अनुरोध कि जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने दोस्तों को बोलें और ये लिंक आगे भेजें, जिससे कि हम आपसे लाइव जुड़ सकें, क्योंकि लाइव जुड़ने का आनंद अलग है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके पास व्याकरण का ही है और वाक्य संबंधी है। वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर 3, और अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? 8। उन 8 में से आपसे पूछा जा रहा है कि तुम खुश रहो, ये कैसा वाक्य है?
क्या ये विधिवाचक है, विधानवाचक है, सीधे सपाट शब्दों में कथन चल रहा है, या वक्ता अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, या कोई वक्ता कोई संकेत दे रहा है, या कोई प्रश्न कर रहा है। अब आप देखें और बताएं। तो आप क्या देखते हैं कि ये प्रश्नवाचक नहीं है। क्यों नहीं है प्रश्नवाचक? क्योंकि अगर ये प्रश्नवाचक होता तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क होता। संकेत का मतलब क्या होता है? उसमें आप इंगित करते हैं किसी को यह वह करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये संकेतवाचक भी नहीं है। विधिवाचक में सीधी बात होती है, जैसे राम घर गया, एक कथन सामान्य सा कथन है। लेकिन यहाँ पर तुम खुश रहो, वक्ता अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये क्या है? इच्छावाचक है। सही उत्तर क्या है इसका? इच्छावाचक। जितने भी आशीष वचन होते हैं, ठीक है, वो सब के सब इच्छावाचक में आते हैं। समझ आया? चलें, इंटरवल हो गया 5 के बाद। अब छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और छठा प्रश्न जो है ये अव्यय संबंधी है। ऐसा वाक्य मैंने आपको पिछली कक्षा में भी दिया था। अगर वो समझ आ गया हो एक बार में तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि एक बार में कुछ नई चीज़ बताई जाती है और जल्दी समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैंने वही वाक्य दिया है लेकिन प्रश्न बदल दिया है। रोटियां मोटी और स्वादिष्ट थी। मैंने पिछली बार वाक्य दिया था रोटियां मोटी किंतु स्वादिष्ट थी, और अव्यय पूछा था। कई बच्चे बोले सर हमने तो अव्यय केवल 4 पढ़े हैं, क्रिया विशेषण विस्मय आदि बोधक आदि, ये आप कहाँ से ले आए? तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर में कोई खान थोड़ी बन रही है नए वाक्यों की, अव्ययों की। ये सब नियम हैं, उन जो आपने अव्यय के 4 रूप पढ़े हैं उन्हीं के उपवाक्य रूप हैं ये। और अब देखें तो रोटियां मोटी और स्वादिष्ट थी, तो इसमें और लगा हुआ है। पहले मैंने किंतु लगा के दिया था आपको, ठीक है। तो और ये और कब आता है? जब हम 2 चीज़ों को जोड़ते हैं। तो ये कौन सा अव्यय हुआ? संयोजक अव्यय। अगर पिछला वीडियो आपने ठीक से पढ़ा होगा और समझ लिया होगा तो इसका आंसर आप जान जाते कि इसका आंसर क्या है, संयोजक अव्यय है, ठीक है। और पिछले वाले में जब किंतु था तो वो विरोधी बात हो रही थी, ठीक है। ये यहाँ पर 2 बातों को जोड़ा जा रहा है, मोटी भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं, और जो है बदलता नहीं है कभी, इसलिए इसे अव्यय कहा गया है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है ये कि लिंग जब हम पढ़ाएंगे, आप अध्यापक बनेंगे, अध्यापिका बनेंगी, तो लिंग नाम का चैप्टर पढ़ाएंगी, तो उसके संबंध में आपसे जानकारी ले रहे हैं कि आप क्या वाकई टीचर बनने के लायक हैं या नहीं, आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, आपने बीएड ठीक से पढ़ा है कि नहीं, उसकी परीक्षा है ये। बताइए, आप लिंग पढ़ाने बैठें तो कौन सा स्तर होगा? क्या लिंग को हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहिए, या सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहिए, या दोनों में जब पढ़ाते हैं तो दोनों का पढ़ाने का तरीका एक है या दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है? बताइए क्या आंसर है। तो आप जानते हैं कि लिंग का चैप्टर प्राइमरी में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल। तो पढ़ाने के लिए कौन सा स्तर होगा? केवल प्राइमरी? तो केवल प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी में भी पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सेकेंडरी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन केवल सेकेंडरी में पढ़ाया जाता है ये भी नहीं। और दोनों में पढ़ाने का तरीका एक सा है क्या? तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि दोनों का लेवल स्तर अलग अलग है, इसलिए प्राइमरी लेवल कह रहे हैं और सेकेंडरी को भी सेकेंडरी लेवल कह रहे हैं। यानी ये लेवल जो है बच्चे का मानसिक स्तर कहलाता है। 5वीं तक के बच्चे का मानसिक स्तर अलग है, जो केवल रटना जानता है, बोध करना जानता है, और सेकेंडरी वाला समझना जानता है, धारणा बनाना जानता है, तर्क करना जानता है। इसलिए जब आप लिंग पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर, तो दोनों को पढ़ाने का तरीका कैसा होता है? अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है ये भी एक बार आप जान लें। जैसे आप देखिए, भाई शब्द को आप दे दें बच्चे को, प्राइमरी में पढ़ाएं और बोलें बेटा भाई का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? प्राइमरी लेवल पर आंसर देगा वो बच्चा बहन, और आप भी बताएंगे।
लेकिन सेकेंडरी लेवल पर यही शब्द अगर आप पढ़ाते हैं भाई, तो उसका लिंग बहन नहीं, क्या पढ़ाना है, भाभी। क्यों? भाई का तो बहन भी हो सकता है, भाभी भी हो सकता है, दोनों ही लिंग बदलकर हो सकते हैं आंसर। तो आंसर कौन सा सही है भाई का लिंग बदलकर, बहन की भाभी? तो आप देखेंगे आंसर तो हमारा दोनों सही है, बहन भी और भाभी भी। लेकिन ये आंसर भाई वाला प्राइमरी लेवल पर सही है और ये सेकेंडरी लेवल पर सही है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे ने बहन शब्द को जानता है। जैसे ही बड़ा होगा और संबंध बढ़ेंगे तो उसको ये भाभी शब्द का पता लगेगा। ठीक है, इसलिए लेवल अलग अलग होता है। ये नहीं कि प्राइमरी वाली चीज़ ही सेकेंडरी में दोबारा से पढ़ा दी जाती है टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये मैंने देखा है, जितने भी टीचरों को हम पढ़ाने जाते हैं सेमिनार्स में, वहाँ यही मिलता है देखने के लिए। बच्चों को टीचर कह देता है ये क्या पढ़ेगा लिंग, तू तो ये पढ़कर आया भैया प्राइमरी तक, और कुछ पढ़, समास पढ़। ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर लिंग लगाया गया है चैप्टर सेकेंडरी में तो उसको नए लेवल से पढ़ाना चाहिए, जो हम नहीं जानते, इसलिए हम गलती खा जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। और 8वां प्रश्न है आपके पास ये, पूरक पुस्तक का संबंध किस कौशल से है? पूरक पुस्तक किसे कहते हैं? पूरक पुस्तक सप्लीमेंट्री बुक को कहते हैं पूरक पुस्तक। इसका संबंध किस कौशल से है? क्या कौशल जानना चाहिए? हम टीचर कैसे जानेगा कि इसका कौन सा कौशल पुष्ट हो रहा है? क्यों लगाई गई ये पुस्तक आपके लिए? क्या आपका भाषण बोलना देखने के लिए, या आपका लिखना देखने के लिए, या आपका सस्वर वाचन यानी लाउडली स्पीकिंग के लिए, या आपका द्रुत वाचन साइलेंट रीडिंग से आगे जो चलता है, क्या स्पीडली पढ़ना, ये चेक करने के लिए? चारों में से क्या आंसर देंगे आप? तो आप देखें इसका आंसर क्या है। जो लोग बीएड पढ़कर आए हैं वो इसका आंसर सही से दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आप जानते हैं पूरक पुस्तक जो है बच्चा घर बैठकर पढ़ता है, चुपचाप पढ़ता है, उसमें कोई प्रश्नावली भी नहीं होती है और ना उसे उस पर कुछ बोलना होता है, तो भाषण कौशल चेक नहीं होता उसका। ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति रात में अपना नॉवल पढ़ता है और सोता है उसको पढ़कर, तो उसके लिए नॉवल जो है पूरक पुस्तक का काम करती है। कुछ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह उठकर, वो भी पूरक पुस्तक का सा काम है। इससे कोई लेखन का कौशल निकल कर नहीं आता, कुछ लिखना नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने कहा एक्सरसाइज है ही नहीं। और ये जब पढ़ा जाता है, अखबार कोई बोल बोल के पढ़ता है क्या? रात को नावल को तेज तेज बोल बोल के पढ़ता है क्या? पूरक पुस्तक भी लाउडली पढ़ने के लिए नहीं है, ये बेसिकली है किस लिए? द्रुत वाचन के लिए। आपने कितना स्पीड से पढ़ना सीख लिया है अर्थ ग्रहण करते हुए, ये इसलिए द्रुत वाचन आपका जांचा जाता है। क्लियर हुआ? बीएड का प्रश्न था, बड़ा आसान था, सीटेट में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 9वां, और 9वां प्रश्न में आपसे बात की जा रही है कि किस प्रकार की का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप एक टीचर बन रहे हैं और आप कक्षा का नेतृत्व करेंगे तो आप बताइए कि कौन सी कक्षा आपके लिए सही होगी, कैसा नेतृत्व करेंगे आप क्लास का। क्या आप अपनी क्लास में प्रभुत्ववादी स्थिति को बनाएंगे? प्रभुत्ववादी मतलब होता है पूरा टोटली होल्ड अपना, जैसे तानाशाह करता है। अब मैंने तानाशाह बोल दिया तो आप कभी नहीं कहेंगे कि बच्चा चूं तक ना करे आपकी क्लास में आवाज़ करें। प्रभुत्ववादी, ऐसा आधिपत्य नहीं जमाना है, ये आंसर हो जाएगा गलत। नहीं तो बच्चे आपको हिटलर मान लेंगे, आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, आपसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, डरेंगे, झिझकेंगे। क्या आप अपना नेतृत्व प्रयोजनवादी रखेंगे? प्रयोजनवादी मतलब केवल उद्देश्य से ही जुड़े होंगे उससे? तो नहीं, कक्षा केवल उद्देश्य से जुड़ने भर के लिए नहीं होती है। क्या इन सबका मिला जुला रूप होगा? तो नहीं। आंसर क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? केवल अपनी अध्यापक अपनी ना गाए, अपने विचार अपने मत बच्चों पर ना थोपे, बच्चों की भी सुने, बच्चों की जिज्ञासाओं का शमन करे, अपने जितना बोलता है अध्यापक उतना उनकी भी सुने,
जैसे मैं भी आपको बोल रहा हूँ, केवल चाहता हूँ कि आप बोलें, आपकी सुनूं, आपके उत्तर को जानूं, लेकिन अभी मजबूरी है, आप जानते हैं। जिस दिन लाइव आ जाऊंगा, चैट आपकी डायरेक्ट सामने देखूंगा, डायरेक्ट बात हो जाएगी आपसे। उसके लिए यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ही यहाँ 10 की जगह 50 प्रश्न हम डील कर सकते हैं, फेस टू फेस, सामने सामने। उसमें सहयोग कीजिए, ठीक है? समझ आया? अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं आज के, और अंतिम प्रश्न है हमारा पास ये वाला। ये भी शिक्षण संबंधी है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम का मतलब बेस्ट, सबसे बेस्ट गुण। गुण तो ये सारे होंगे, उच्च विचार वाला होगा, उच्च चरित्र वाला होगा, धर्म निरपेक्ष भी होना चाहिए क्योंकि उसकी कक्षा में विभिन्न धर्मों के बच्चे होंगे, और अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। ये सारे गुण हैं, लेकिन इन सब में पूछा जा रहा है श्रेष्ठतम गुण क्या है। आप क्या सोचते हैं? क्या उच्च विचार वाला हो टीचर? आप ऐसे बनेंगे, हाई थिंकिंग? या आपका अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना चाहते हैं बस बच्चों के सामने? या बच्चों के सामने धर्मनिरपेक्ष बनकर ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं? नहीं। अगर बच्चों को धर्मनिरपेक्ष वाला कॉन्सेप्ट की बात होती तो पेरेंट्स एडमिशन ही नहीं कराते आपके स्कूल में। बेसिकली आप जो हैं एक टीचर के रूप में हैं, और आपका सबसे पहला गुण, आपकी सबसे पहली पहचान किससे है? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। ये सबसे पहला गुण है। अगर आप टीचिंग के लिए डेडिकेट हैं तो आप एक अच्छे टीचर हैं। अब बहुत कुछ ऐसा देखा गया है, कुछ लोग MBA कर लेते हैं, यार MBA बेकार है, चलो B.Ed कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि टीचर का जॉब बड़ा आराम से, आधे दिन की जॉब है, मौज करो। वो टीचर तो बन रहे हैं डिग्री लेकर, लेकिन वो टीचर नहीं है, खोखले टीचर हैं। वो टीचर का गुण ही नहीं जानते होंगे। इसलिए आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका पढ़ाने के प्रति संपूर्ण डिवोशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ धीरे धीरे सारे गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे। आपको विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, आप में संयम होना चाहिए, आपके विचार भी उच्च होने चाहिए, ठीक है? और आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। और कक्षा में बहुभाषिक और बहुधर्मी और बहुजाति लोग के बच्चे मिलेंगे, उन सब में से भेदभाव उनके अंदर ना पनपे, ये हटाना, और उनको धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने का गुण भी आप में होना चाहिए, ठीक है? लेकिन सबसे पहले पढ़ाने का प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, मन चुराना नहीं है, ठीक है? तो ये 10 क्वेश्चन आज आपके थे जो मैंने रखे थे व्याकरण संबंधी और शिक्षण संबंधी। इसलिए किसी भी परीक्षा में, टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, एटस्टेट, DSSB, KVS, NVS, यूपी टेट, सुपर टेट, कहीं पर भी आ सकते हैं, किसी भी, इवन किसी सिविल के एग्ज़ाम के अंदर भी आ सकते हैं ये प्रश्न, शिक्षण वाले छोड़ दें तो, ठीक है? वोकैबुलरी बहुत आती है, इसलिए आप इसको तैयार रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई प्रश्न समझने में दिक्कत आई हो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपने अपना मूल्यांकन करके नहीं भेजा है, शर्म मत कीजिए, कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे तो भी पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है? इसलिए उसको हम सुधार देंगे। चलिए अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।